नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी की। लघु उद्योग भारती के कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी की। इस आयोजन में सीएम ने किसानों, पशुपालकों से जुड़ी 4 नई योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। मैं भी किसान के परिवार में जन्मा हूं, सब जानता हूं कैसे खेती होती है, किसान सर्दी में कितनी तकलीफ पाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। जोधपुर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन एसएन मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जोगाराम पटेल एवं शहर विधायक अतुल भंसाली मौजूद रहे। आपने वो जो चेक मिली और किन बारे में? वो गाय बारे में, दूध उत्पादन बारे में। के बारे में आप क्या चाहोगे? तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा बहुत ही बढ़िया करी है राज्य सरकार ने और दूध उत्पादन वास्ते बहुत अच्छी पहल है। किन्हें धन्यवाद बोला? मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही धन्यवाद दिया। आज राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों को समर्पित सरकार है और अजमेर में आज किसान मेला का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों को अनेक तरह की सौगातें दी गई है। किसान हित में सर्व कार्य करने के लिए सरकार कर संकल्प है और ऐसा ही कार्यक्रम आज जोधपुर में आयोजित हुआ। अनेक किसान भाइयों को, पशुपालकों को और सहकारिता में काम करने वाले हमारे किसान भाइयों को उनके भी योग्यता के अनुसार सहायता राशि दी है। और मैं परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूं कि हम किसानों के लिए रात और दिन लगे रहे। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस देश में किसान समृद्ध होगा वही देश समृद्ध होगा और इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। आज संकल्प से सिद्धि तक की और भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार के 1 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम में आज किसान सम्मेलन का आयोजन अजमेर के कायड़ में और उसी का सीधा प्रसारण और लाइव जुड़ने का कार्यक्रम जोधपुर जिले का एसएन मेडिकल कॉलेज में था। यहाँ पशुपालकों को, गौपालकों को, कृषि में उन्नत तकनीक अपनाने वालों को और जितने भी लोग जिन्होंने कृषि में नवाचार किए, सरकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव समितियाँ, उन सबको अनुदान समेत और किसान सम्मान निधि का भी आज वितरण वहाँ एक बटन दबाकर सबके किसानों के खाते में, आप देखो यहाँ से चेहरे हंसते हुए खिलते हुए चेहरे किसानों के जा रहे हैं, क्योंकि सभी के खातों में आज डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा उनके खातों में हस्तांतरण हुआ है। सभी किसान भाइयों को ये भजनलाल सरकार, मोदी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार का एक तोहफा है और जो कहा वो किया। इसी संकल्प के साथ ये सरकार अपने पूरे वादों को, संकल्प पत्र में किए पूरे वादों को पूर्ण करेगी। धन्यवाद। राम शाह, मैं पोषण क्षेत्र के त्यूरी तहसील से शिवनगर गांव से रामचंद्र भूकर आपसे ये किसान जो आज आयोजन रखा हुआ है जोधपुर में एसएन मेडिकल कॉलेज में, माननीय श्री यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो किसानों के प्रति सौगातें दी है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसी योजनाएं देके किसान की जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, किसान जो इस अपने काम के अंदर पूरा जोखिम भरा कोई भी काम करता था, तो वो इंश्योरेंस का हो, चाहे भले उसमें प्रकृति आपदा हो, किसी प्रकार से हो के सक्षम नहीं हो पाता था, या एक खेत से दूसरे खेत में सिंचाई माध्यम ले जाने के लिए पाइपलाइन है, जैसे फुहारे हैं, मेरी इरिगेशन है, बड़ा होद है, फार्म पाउंड है, डिग्गी है,
ऐसी अनेकों कृषि यंत्र है, ऐसी अनेकों अनेकों योजनाओं को किसानों को लाभान्वित करके उनको सक्षम बनाने में जो भूमिका निभाई है, उसके लिए मैं माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो ये राशि इतने दिन जो समान निधि योजना की 2,000 रुपये थी, उसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा के 8,000 की है, उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये सरकार बहुत ही अपने नेक, सही और अपनी भ्रष्टाचार पे, बलात्कारियों पे, जो ये रिश्वतखोरों पे जो लगाम लगा के एक स्वच्छ नीति और लोगों के प्रति अपनी भावना को जगमाया है, उसके लिए मैं ये बीजेपी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। लघु उद्योग भारती के नवनिर्मित कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण शुक्रवार को शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद की उपस्थिति में हुआ। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह केंद्र युवाओं को कुशलता प्रदान कर उन्हें उद्योग के लिए तैयार करेगा। कौशल विकास से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे न केवल क्षेत्र का विकास होगा बल्कि मजदूर भी अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने लघु उद्योगों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि ये 8 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और देश के 45% निर्यात में योगदान देते हैं। लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारतीय न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने कहा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देने डबल इंजन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट और लघु उद्योग कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रदेश के लघु उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप MSME नीति लाई है। उन्होंने कहा वर्ष 2027 तक प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिससे उद्योगों को आवश्यकता के अनुरूप बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम में राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़, महावीर चोपड़ा, प्रकाश जीरावाला, विनय बम्ब सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उद्योगपतियों, टेक्नोक्रेट, श्रमिकों के बीच में सेतु का काम कर रही है और इसलिए लगातार उद्योगों की क्षेत्र में जो समस्याएं आती है उनका निराकरण करने का भी संकल्प इन्होंने लिया हुआ है और जो सोच है इनका कि उद्योग ही राष्ट्र का विकास कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार का सोच रखना जिसके कारण से ये भावना प्रबल होगी एक दूसरे में, चाहे मजदूर हो, उद्योगपति हो, उसके बीच के टेक्नोक्रेट्स हो, चाहे फिर जो सप्लायर्स हो, इनके बीच में एक पारिवारिक भावनाओं का उद्गम होगा और एक अपने आप को परिवार मान करके काम करेंगे तो इससे उद्योगपतियों को भी लाभ होगा। यानी चाहे कम पढ़े लिखे होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनको रोजगार नहीं मिलता तो दूर दराज में जाते हैं। कोई 500 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 1000 किलोमीटर दूर जाता है, कोई 100 किलोमीटर दूर जाता है, लेकिन उसके आसपास छोटे छोटे उद्योग खड़े हो जाए तो मैं समझता हूं उसको नजदीक 20-25 किलोमीटर के दायरे में ही उसको यदि रोजगार मिल जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जब दूर हो जाता है तो कई दिनों से तक उनका परिवार का संपर्क टूट जाता है, सामाजिक सरोकारों में शामिल नहीं हो पाते और माँ बाप की सेवा भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। यदि उसको नजदीक रोजगार मिल जाता है मजदूरों को, जो कुशल मजदूर है उनको, तो मैं समझता हूँ सामाजिक सरोकार में भी शामिल हो पाएगा। बधाई देना चाहता हूँ लघु उद्योग भारती को कि इन्होंने इस प्रकार का काम करके समाज में एक समानता और एक समरसता का भी काम किया है कि आर्थिक दृष्टि से विपन्न और आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं उसमें धुरी बनने का काम किया है, ये तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ छोटी छोटी जोत है, वहाँ बाहर बड़ी बड़ी जोत है, क्योंकि 2.5% लोग ही एग्रीकल्चर पर निर्भर रहते हैं।
इसलिए जोत बहुत ज़्यादा है। जब जोत बहुत ज़्यादा है तो वहाँ की जो रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं वो लोग, तो उनको ज़्यादा अंतर नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि अधिक जोत होने के कारण से कई 1, 2, 3 साल तो गेप दे देते फसल बोने में और फिर पुनः फसल प्रारंभ करते हैं। ऐसा हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे छोटी छोटी जोत है, इसलिए उसका अंत अनुकरण करना ठीक नहीं है। हमारे यहाँ हमारी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश की जिस प्रकार की हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उस प्रकार से हमको काम करना पड़ेगा। मैं ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे सूक्ष्म और लघु जो उद्योग है उससे लगभग 8 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार मिलता है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा हम एक्सपोर्ट करते हैं, पूरा देश एक्सपोर्ट करता है, उसका मेरी जानकारी के अनुसार 45% उसमें शेयर है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ हमारा आर्थिक चिंतन भी रहता है, यानी समाज के सरोकार के काम भी हम करते हैं। लघु उद्योग पार्टी का मानना है कि हम सब कमाएंगे तो सबको खिलाएंगे भी से। एमएसएमई को लेकर हमारी जो घोषणाएं थी उसमें से एक घोषणा पूरी हो चुकी है, एमएसएमई पॉलिसी। और एमएसएमई पॉलिसी जब बढ़ाई गई तो इसमें प्रकाश जी भाई साहब और उनकी टीम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अनेक मीटिंगें होने के बाद, अनेक सुझावों के बाद ये एमएसएमई पॉलिसी आई है। सेमेस्टर जिस पॉलिसी का भी अध्यक्ष जी जिक्र कर रहे थे वो पॉलिसी आई है। और एमएसएमई पॉलिसी, खनिज पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, ऐसी करके आपने 9 पॉलिसी गिराई है, लेकिन अब वो 10 हो चुकी है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर ये 15 स्थान लेगी। वो सारी पॉलिसीज को हमको अध्ययन करना है। आज मैं सबसे निवेदन करता हूँ उन पॉलिसीज का अध्ययन करना चाहिए। अगर आप कोई सुझाव दें, उसमें अंग्रेजी में कहते हैं एडिशन और एल्ट्रेशन, वो अगर आप सुझाव दें और हमारे उद्योग जगत के, चाहे हमारे बड़े उद्योग हो और चाहे हमारे छोटे उद्योग, अगर उद्योग जगत के लिए वो जरूरी है तो हम इस पॉलिसी में अमेंडमेंट करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। हमारे उद्योग जगत उद्योग बढ़े और भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़े, इसके लिए प्रयत्नशील है। ये एक कौशल विकास का बड़ा सेंटर बनेगा और ये बेरोजगार, टेक्नोक्रेट और उद्योगपतियों के बीच सेतु का काम करेगा, जिसके कारण से जहाँ हमारे जो उद्यमियों को मजदूरों की, टेक्नोक्रेट की जो जरूरत होती है उनके कौशल में विकास करेगा, ताकि जिस प्रकार की जरूरत यहाँ के लोकल उद्योगों को है उस प्रकार के मजदूर, कर्मचारी, टेक्नोक्रेट उनको मिले। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर जानकारी दी। इस दौरान महंगाई को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग खुद को अपग्रेड करने के लिए लोन ले सकता है। इसके लिए बिना गारंटी के 1 करोड़ रुपए तक का मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में राजस्थान पहले प्रदेश है जिसमें सफाई के लिए बीएसआर रेट तय कर दी गई है, जिसमें यह तय किया गया है कि पंचायतों में जितनी सफाई होगी उसी अनुरूप पैसा दिया जाएगा। इसको लेकर अब टेंडर जारी हो गए हैं। अब राजस्थान के गांवों की भी रोज सफाई होगी। अब शहरों से बेहतर स्वच्छता के मामले में गांव दिखाई देंगे। शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों को लेकर कहा कि कहीं पर भी यदि गलत हो रहा है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार है, कोई मजाक नहीं है कि कोई भी अधिकारी गड़बड़ी कर चला जाएगा। कहा रात 3 बजे संस्था के टेंडर खोलकर बेईमानी की गई, इसके खिलाफ जांच चल रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम किया। सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। पहले पौधों की रखवाली के लिए कोई कर्मचारी नहीं रखा गया था, लेकिन अब 200 पौधों पर 1 कर्मचारी रखा गया, जिससे कि अधिक से अधिक पौधे पनप सके। राजस्थान सरकार यानी भजनलाल जी की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उस पर मेरी तरफ से आपको बधाई देता हूं और राजस्थान की जनता को भी बधाई देता हूं कि माननीय भजनलाल जी शर्मा जी की जो सरकार है, उन्होंने 1 वर्ष में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए लाए हैं और उसका लाभ
राजस्थान की जनता ने उठाया है, इसलिए मैं जनता को भी बधाई देना चाहता हूं। और आपको सबको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो एक संकल्प पत्र जारी किया था। संकल्प पत्र की कुछ सीधा सीधा डायरेक्ट जनता के लाभ की योजनाएं थी, जैसे कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लागू करेंगे, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पेंशन बढ़ाएंगे, गेहूं 27 रुपए क्विंटल बिकेंगे, जैसी योजनाओं पर तुरंत निर्णय किया। जो सीट संभाली उन्होंने सबसे पहले तो गैस के सिलेंडर को 400 रुपये में करने के आदेश जारी किए और उसका लगातार राजस्थान की जनता लाभ ले रही है। 27 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने की बात थी, अभी समर्थन मूल्य ही 2550 हो गया है और मार्केट में 2800 से लेकर 3000 रुपये क्विंटल और गेहूं बिक रहा है। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन को 1500 रुपये करने की बात कही थी। कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 1000 रुपये करेंगे, जो 500 750 थी। उसने तो कांग्रेस ने तो किया नहीं उनके राज में, 5 साल में भी नहीं किया। 5 साल करते करते आदेश जरूर निकाला था एक लास्ट में चुनाव के 2 दिन पहले, वो तो हुआ नहीं। लेकिन माननीय भजन लाल जी शर्मा ने 500 750 रुपये से पेंशन को 1500 रुपये करने की घोषणा की थी, उसको 1150 रुपये देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले 1.5 साल के अंदर यही सामाजिक सुरक्षा की पेंशन 1500 रुपये हो जाएगी। ऐसे सभी योजनाओं पर बहुत कारगर काम हो रहा है, स्पीड से काम हो रहा है। अब ये संकल्प है हमारा, यानी सरकार का, कि पूरा प्रदेश में सभी पात्र लोगों को शौचालय से जो बच गए हैं उनको भी शौचालय निर्माण करने के लिए जो देय राशि है उसको निरंतर हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि गौशालाओं के लिए जो अनुदान 6 महीने मिलता था उसको 9 महीने किया है, वो भी हम लगातार उसका भुगतान कर रहे हैं। भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हिंदुस्तान में सबसे तेज गति से विकास का काम हो तो उस प्रदेश का नाम राजस्थान होना चाहिए, यानी विकसित राजस्थान। इसलिए विश्व के कई देशों में होकर के आए, वहाँ के लोगों से निवेदन करके आए, आइए राजस्थान, पधारिए राजस्थान, और यहाँ आप निवेश करिए, अपना व्यापार कीजिए, उद्योग धंधे खोलिए, वो जो भी आप करना चाहते हैं काम करिए। देश के भी कई सारे प्रदेशों में हो गए, हमारे और अन्य अधिकारियों ने भी जिले के लोगों से संपर्क किया। कुल मिलाकर के अभी तक 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हो चुके हैं। जो मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान में अभी तक जो एमओयू हुए हैं वो सर्वाधिक हैं। अब कोशिश ये है कि सारे के सारे एमओयू हुए हैं वो धरातल पर उतरे, यानी काम प्रारंभ हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी विभाग भी खोलने की घोषणा कर दी है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राजस्थान, ग्रामीण राजस्थान, हिंदुस्तान में स्वच्छता में प्रथम हो 2 साल के अंदर। और इसीलिए हमने योजना बना करके बीएसआर रेट तक कर दी है। हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है ये जिसने सफाई की बीएसआर रेट तक कर दी, यानी कि कितना नाली की सफाई करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, कितना झाड़ू निकालोगे तो कितना पैसा मिलेगा, कितना गंदगी उठाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, जानवर मर जाते हैं तो किस किस जानवर के कितने पैसे मिलेंगे।
सबकी हमने बेसार रेट तक कर दी है। तो राजस्थान सरकार ने निश्चय किया कि इनको भी मकान बनाने के लिए निःशुल्क या रियायती दर पर भूखंड देंगे। तो जो 2 अक्टूबर गया है उसको हमने 21,000 परिवारों को भूखंड दे दिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं ये आंकड़ा हमारा 50,000 तक पहुंचना चाहिए और इसलिए मकर संक्रांति तक हमारी इच्छा है कि 50,000 परिवार हो जाएं और उनको भी हम निःशुल्क भूखंड आवंटन कर दें। अभी काम है ना, अभी स्वीकृतियाँ निकल रही है, बहुत सारी स्वीकृतियाँ निकलने वाली थी। जो बजट में घोषणाएं की थी वो सारी की सारी धरातल पाएगी। मैं उसके एक्स्ट्रा नहीं बताने वाला। जो हमने बजट में घोषणाएं की है ना वो सब साकार रूप लेने वाली। देखो, जो जांच एजेंसियां हमको उपलब्ध करवाएगी ये इसमें दोषी हैं तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने वेतन प्राप्त कर लिया है उससे ब्याज सहित भी वसूलेंगे। सजा तो मिलेगी ही उसको, वो मान्य अदालत देगी, लेकिन ब्याज सहित हम उस धन की वसूली करेंगे। मेरे को भी ध्यान में लाया गया है आज कि किसी ने 34,000 रुपये लिए, 35,000 रुपये लिए, 40,000 रुपये लिए और 1,000, 1,500, 2,000 की रसीद दी। ये सारा पैसा गया था, भ्रष्टाचार में गया। वहाँ की जो जगह है उसको भी लोग किराए पर देते हैं। ये सारा आकलन करके जो दोषी होगा उसको नाकों से भी पैसे निकाल लेंगे, सारे पैसे वसूल करेंगे ब्याज सहित। वो किया है और अब जांच कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। ऐसा नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो। ये सरकार है, मजाक नहीं है कि कोई भी गड़बड़ करके भाग जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा। ये बेईमानी है, उसकी जांच करवा रहे हैं। और हमने जिसकी आईडी से खोला था, एक कोटा का था, एक मिनट मैं उसी बात कर रहा हूँ, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की। यहाँ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो विशेष, लेकिन बिना जांच के हम किसी के खिलाफ सीधे नहीं करते। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो राजस्थान की जनता को हमने निवेदन किया, आग्रह किया, प्रार्थना की, तो सब लोगों ने मिलकर के 7 करोड़ से अधिक पौधे राजस्थान में लगाए हैं। और उसमें एक नवीन बात की, आज तक पौधे की रुखाली के लिए कभी भी मजदूर या कर्मचारी नहीं रखा गया। हमने हर 200 पौधों पर एक कर्मचारी नरेगा का कर्मी रखा है, उसको सरकार के खजाने से पैसा देंगे, जो लगातार उन पौधों की चिंता करता है। जरूरत पड़ते तो पानी पिलाता, जब पानी की व्यवस्था नहीं हो चाहे दूर से लाना पड़े, और वो कम से कम पौधे मरें, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरा ये मानना है कि अधिक से अधिक पौधा जिंदा रहेंगे। शहर में आज सुबह हिट एंड रन का मामला सामने आया। मामला देवनगर थाना क्षेत्र का है। निजी अस्पताल के सामने शुक्रवार की सुबह अज्ञात वाहन चालक ने सड़क पार कर रहे एक पैदल राहगीर को जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक मौके से तुरंत भाग निकला। आसपास एकत्रित हुए लोगों ने राहगीर को संभाला, तब तक उसकी सांस उखड़ चुकी थी। बाद में देवनगर पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। मृतक के पास मिले दस्तावेज से उसकी पहचान की गई। थाना अधिकारी बूटाराम ने बताया कि सोथला का रहने वाला 26 वर्षीय पुखराज लुहार सुबह 8:30-9 के बीच में थाना क्षेत्र के जीवन ज्योति अस्पताल के सामने से निकल रहा था। तब किसी वाहन चालक ने उसे चपेट में ले लिया और कुचलते हुए निकल गया। उसकी मौके पर मौत हो गई। बाद में पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। उसकी पहचान के बाद परिजन को सूचना दी गई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। थाना अधिकारी बूटाराम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात वाहन का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम को लगाया गया है। जल्दी उसका पता लगाया जाएगा। परिजन की तरफ से रिपोर्ट दिए जाने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आज देश विदेश से आए चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी से यहां आने वाले सभी शहरवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया। दरअसल सूर्यनगरी में अगले 5 दिवसीय कार्यक्रम के तहत
देश विदेश से करीब 90 कलाकार यहां शिरकत कर रहे हैं, जिसके तहत प्रतिदिन शहर के अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां का दृश्य अपने कैनवास पर उतारेंगे। इसी कड़ी में आज प्रथम दिन यह सभी कलाकार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित हुए और सभी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की आकृति अपनी कैनवास पर उतारी। देश के विभिन्न शहर जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद आदि शहरों से यह कलाकार जोधपुर आए हैं और अंतिम दिन यानी 16 दिसंबर को इन सभी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी। हम जोधपुर में हैं, कलारंभ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कलाकारों की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडर हैं महाराष्ट्र से निशिकांत पलांडे सर जो कि आर्टिस्ट हैं और कोलकाता से अचिंत्य हाजरा सर। इस तरह के इवेंट हम करते रहते हैं कलारंभ के बैनर के नीचे, जिसमें कि देश के अलग अलग इलाकों से और देश के बाहर से भी जो कलाकार है सीखने के लिए वो रजिस्टर करते हैं और 4-5 दिन के लिए एक जगह पर जाकर पेंटिंग करते हैं डेली। और अलग अलग कलाकारों को, मास्टर कलाकारों को भी बुलाया जाता है सिखाने के लिए। तो यहाँ पर अभी जोधपुर में जो ये इवेंट हो रहा है, इसे नाम दिया गया है ब्लू वॉश का, क्योंकि यहाँ पर जो नीले रंग की बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं पुराने, वो बहुत फेमस हैं, इसलिए इसे ब्लू वॉश का नाम दिया गया है। इसमें करीब 90 कलाकार टोटल सीखने वाले और सिखाने वाले शामिल हैं और इंडिया से बाहर से भी, रशिया से भी गेस्ट आर्टिस्ट हमारे पास आए हुए हैं। करीब आज पहला दिन है और अगले 4 दिन हम यहीं पर जोधपुर में अलग अलग जगह पर जाकर यहाँ की जो विरासत है उसको पन्ने के ऊपर, कैनवास के ऊपर उतारेंगे। और जो भी ये पेंटिंग्स बन जाएंगी उसका पहले तो एग्जीबिशन होगा यहीं पर मैपल होटल में जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, आखिरी दिन 16 तारीख को। उसके बाद अपने अपने जो कलाकार हैं अपना अपना एग्जीबिशन अपने अपने शहर में या बड़ी आर्ट गैलरी में करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत शितोले है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ मुंबई से। पिछले 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस किए हैं, वर्कशॉप्स लिए हैं और आज हमारा कलारंभ का ये ग्रुप यहाँ जोधपुर में आया है। इसके पहले भी हमने कई सारे ऐसे वर्कशॉप्स, कैंप्स अलग अलग जगह पे भारत में किए हैं। तो हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्हें आर्ट में बहुत रुचि है, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो उनके लिए हम सारे मेंटोर्स, जैसे मैं हूँ और हमारे साथ और भी 4-5 मेंटोर्स हैं, कोई रशिया से आए हैं, कोई मुंबई से, कोई चंडीगढ़ से। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि हमारी भारत की जो संस्कृति है, हेरिटेज है, इसको हम लोग विजुअली डॉक्यूमेंट करें और हमारी भारत की जो कला है ये देश भर में भी फैले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाए। और क्या है कि भारत में कई लोगों को कला के बारे में ज़्यादा पता नहीं कि कला की क्या वैल्यू है, इसका क्या उपयोग है, आप क्यों कर रहे हो। तो जगह जगह जाके हम जब बैठते हैं तो लोग आके पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हो, और फिर वो हमारा काम देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अवेयरनेस है लोगों को कि हाँ भाई, कला इस तरीके से भी की जाती है और उसका उपयोग हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सो कला एक प्रकार से एक साधना है और हमारे क्या कहते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। सो इस तरीके से हम कला को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। धन्यवाद। बालोतरा जिले में हुई विष्णाराम मेघवाल की हत्या को लेकर यूथ कांग्रेस जोधपुर देहात की ओर से शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। ज्ञापन में बताया कि बालोतरा में एक दलित युवक की हत्या राज्य में कमजोर होती कानून व्यवस्था का नमूना है। यह बेहद निंदनीय है कि दिन दहाड़े हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा धरना प्रदर्शन करने तक की नौबत आ गई। ज्ञापन में हत्या में आरोपियों की गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई। इस दौरान यूथ कांग्रेस जोधपुर के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विष्णुराम मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। विष्णुराम मेघवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पट्टी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पट्टी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज जोधपुर युवा कांग्रेस ग्रामीण ने जो बालोतरा में हाल ही में आसांडा गांव में विष्णुराम मेघवाल हत्याकांड हुआ है
उसकी जांच को लेकर एवं उसके अपराधियों को गिरफ्तार करने की मुख्य मांग को लेकर पीड़ित परिवार आज धरने पर बैठा है। कितने दिन हो गए लेकिन प्रशासन की उसके प्रति कोई भी रवैया नहीं। और दूसरी ओर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये दलितों पर अत्याचार जो ग्राफ बढ़ा, लगभग 5 गुना बढ़ा। हर दिन आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, लेकिन राजस्थान सरकार दूसरी ओर अपना जश्न मनाने में व्यस्त है। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप अपना जश्न को छोड़िए, धरातल पर जाकर देखिए, वहां पे महिला अत्याचार चाहे दलित अत्याचार हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, उनके साथ जो अत्याचारों की जो घटनाएं प्रतिदिन घट रही है, लेकिन राजस्थान का मुखिया है वो मौन है। हम इसका घोर रूप से विरोध करते हैं। अगर ये आज हम ज्ञापन सौंप रहे हैं कलेक्टर के माफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंप रहे हैं इस दलित विरोधी सरकार के खिलाफ, अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये आंदोलन प्रत्येक विधानसभा प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने का कार्य करेगी युवा कांग्रेस। पुखराज दिवराया, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष। भौतिकवाद युग में सुखमय जीवन त्याग कर संयम मार्ग की ओर अग्रसर मुमुक्षु ऋषि झावेरी मुंबई में दीक्षा लेंगे। अमेरिका से जोधपुर आगमन पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सुबह उनका वर्षदान वरघोड़ा निकाला गया। इस दौरान उन्होंने दीक्षा दिवस पर सभी को आने का भाव भरा आमंत्रण दिया। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक तथागत संघ के प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया कि प्रेम भुवन भानु समुदाय की पावन निश्रा में आचार्य हेमरथ सुरेश्वर महाराज के आशीर्वाद से मुमुक्षु ऋषि झावेरी 1 करोड़ 20 लाख का अमेरिका में पैकेज छोड़कर भौतिकवाद युग में सुखमय जीवन त्याग संयम मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। वहां 8 जून को मुंबई में दीक्षा लेंगे। 1.25 करोड़ का पैकेज छोड़कर अमेरिका प्रवासी श्री ऋषि भाई दीक्षा लेने जा रहे मुंबई में न, तो ये विराट रत्न विजय जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा लेंगे और ये इनका उनके सिस्टर के वहां से निवास स्थान से ये भव्य वसीदान का वरघोड़ा त्रिपोलिया बाजार होते हुए मोती चौक होते हुए रत्नपुर धर्म क्रिया भवन पहुंचेगा और उनका तपाके संघ की ओर से भव्य बहुमान किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। इसलिए आप सबको नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक पदार्थ कर अनुमोदना का लाभ लेवे। भव्य आयोजन के अंदर ये लखरा बाजार, कपड़ा बाजार, त्रिपोलिया बाजार होते हुए भव्य वरघोड़ा पहुंचने के बाद वहाँ पर दीक्षा भाई का बहुमान के पश्चात क्रियाभवन के अंदर बहुमान होगा। उसके पश्चात वहाँ पर सम्मिश्रण रखा गया है। सम्मिश्रण भी इन्हीं के परिवार द्वारा लाभ लिया है और श्री संघ से सभी संयोजन से वरघोड़े के अंदर सभी साथ में पधार रहे हैं। उन सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजस्थान के सिरोही में सर्द हुई अरावली की वादियां। अरावली के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का सितम जारी है। कई दिनों से माउंट आबू में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी तापमापिका पारा जमाव बिंदु के नजदीक रहने की संभावना जताई जा रही है। वे कड़ाके की सर्दी के चलते कई इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी है। साथ ही माउंट आबू और आसपास के इलाकों में आज भी तापमान लगभग -1 डिग्री रहने का अनुमान है। इस कड़ाके की सर्दी की वजह से सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हो चुका है। कड़ाके की सर्दी के चलते विद्यार्थियों को स्कूल जाने के समय खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के चलते गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे लोग वहीं अलाव एवं हीटर चलाकर किए सर्दी के बचाव के जतन। पिछले कई दिनों से माउंट आबू में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। इसी की बदौलत एक बार फिर कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन की धूजनी छूट रही है। हालांकि इस भीषण ठंड में भी कई सैलानी माउंट आबू घूमने का प्लान कर रहे हैं और लगातार घूमने का रुख भी निरंतर रूप से कर रहे हैं और माउंट आबू की सर्दी में घूमने का मजा ले रहे हैं। ऐसे में डॉक्टरों की सलाह अनुसार बुजुर्ग व्यक्तियों एवं सांस की तकलीफ वाले लोगों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। મારું નામ મુનીશ દલાલ છે, હું સુરત ગુજરાતથી આવું છું। બસ વાતો સાંભળી હતી કે માઉન્ટ આબુમાં -3 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે, એ હિસાબે અમે અહીંયા આવી ગયા છે અને ખરેખર અમે સાંભળીને આવ્યા છીએ, વાત સાચી છે। અત્યારે હું અહીંયા ઊભો છું, -5 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર છે। રાત્રે રૂમમાં અમે રોકાયા હતા હોટલમાં, બહુ ખૂબ જ ઠંડી લાગી, પણ અત્યારે આ ઠંડીનો બહાર વાતાવરણમાં અહેસાસ કરવા માટે અમે આવ્યા છે તો અત્યારે ખરેખર એ ઠંડીની મજા લઈએ છીએ ને અત્યારે ટેમ્પરેચર બતાવે છે -5 ડિગ્રી અને એ ઠંડીની સામે અમે થોડો ગરમાટો કરવા માટે ચા પીધી છે, નાસ્તો કર્યો છે। બસ ફરવાની બહુ મજા આવે છે અને માઉન્ટ આબુનું વાતાવરણ एकदम मज़ेदार છે। આના का मौसम बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया। बस खाने पीने घूमने फिरने का सब में मज़ा आ गया हमें। यहाँ सर्दी कैसी? सर्दी तो बढ़िया है, हमने तो ऐसी सर्दी देखी नहीं है, सूरत में ऐसी सर्दी पड़ती नहीं है, इसलिए बहुत मज़ा आ गया हमें।
इधर का टेम्परेचर -3 डिग्री दिखा रहा था, तो हम इधर आ गए, एंजॉय किया। पर आज का मौसम जिस तरह से दिखाई दे रहा है वो 5 डिग्री का है, -5 का, पर बहुत मज़ा आया। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ रुपए की सम्मान निधि की दूसरी किश्त जारी की। लघु उद्योग भारती के कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।